क्या लोकसभा में राहुल गांधी ने महिला सांसदों का अपमान किया? स्मृति ईरानी के आरोप के बाद राहुल नए विवाद में घिर गए। राहुल पर आरोप है कि सदन में महिला सदस्यों को फ्लाइंग किस की। क्या है आरोप का सच? अब कौन से नए विवाद में फंसे राहुल गांधी? लोकसभा में राहुल गांधी के भाषण के बाद आज एक नया विवाद पैदा हो गया है। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर महिला सांसदों को फ्लाइंग किस देने का गंभीर आरोप लगाया है कि जिनको आज मुझसे पहले वक्तव्य देने का अधिकार दिया गया, उन्होंने जाते जाते एक अभद्र यहां पर लक्षण के दर्शन दिए। It is only a misogynistic man who can give a flying kiss to a parliament with seats female members of parliament. ऐसी गरिमा विहीन आचरण को इस देश के सदन में कभी नहीं देखा गया। ये उस खानदान के लक्षण हैं, ये आज सदन में देश को पता चले। स्मृति ने कहा कि राहुल ने महिला सांसदों का अपमान किया है। भाजपा की महिला सांसदों ने स्पीकर से इसकी शिकायत भी कर दी है। आरोप है कि राहुल गांधी जब अपना भाषण पूरा कर संसद से निकल रहे थे तो उन्होंने फ्लाइंग किस का इशारा किया। बीजेपी की महिला सांसदों ने इस पर ऐतराज जताया है। इसी का जिक्र स्मृति ने अपने भाषण में किया। हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया। बाद में सैम के नारे लगने लगे। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि जब राहुल स्पीच पूरी कर निकल रहे थे तो वहां मौजूद सांसदों के मुताबिक उन्होंने महिला सांसदों की तरफ इशारा किया था। बड़ी बात यह है कि बीजेपी की महिला सांसद लोकसभा अध्यक्ष के पास पहुंच गई। अगला सवाल यह होता है कि क्या यह असंसदीय बर्ताव के दायरे में आता है? इस पर स्पीकर फैसला करेंगे। राहुल गांधी पर कार्यवाही की मांग की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट। गुजरात के मोरबी ब्रिज हादसे में कई महीनों की जेल के बाद बेल हासिल करने वाले आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से कैसे मिली बड़ी राहत? गुजरात के मोरबी ब्रिज हादसे के आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मोरबी ब्रिज हादसे में गुजरात हाई कोर्ट से बेल पाने वाले आरोपियों की जमानत को खारिज करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ट्रेजेडी विक्टिम एसोसिएशन मोरबी की ओर से पेश वकील की इस दलील से सहमत नहीं हुई कि हाई कोर्ट ने गलत तरीके से आरोपी को जमानत दी है। 9 जून को हाई कोर्ट द्वारा आरोपी मनसुख भाई वालजी भाई टोपिया को दी गई जमानत को रद्द करने की याचिका खारिज करते हुए सीजेआई ने कहा कि वह सिर्फ टिकट बेच रहा था। पिछले साल अक्टूबर के आखिर में मोरबी जिले के मच्छू नदी पर बना ऐतिहासिक ब्रिज हादसे का शिकार हो गया था। इसमें 135 लोगों की मौत हुई थी। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ट्रेजेडी विक्टिम एसोसिएशन मोरबी की ओर से पेश वकील की इस दलील से सहमत नहीं हुई कि हाई कोर्ट ने गलत तरीके से आरोपी को जमानत दी है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो आखिरकार इंतजार खत्म हुआ। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने ऐलान कर दिया है कि वो एलन मस्क के साथ कब फाइट करना चाहते हैं, जिस पर एलन मस्क ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। कैसा होगा धमाकेदार मुकाबला? मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग 26 अगस्त को टेस्ला के सीईओ एलन मस्क के साथ फाइट करना चाहते हैं। मस्क ने जब पहली बार जुकरबर्ग को कैज फाइट के लिए इनवाइट किया था तो जुकरबर्ग ने ये तारीख सजेस्ट की थी। हालांकि मस्क ने अभी तक फाइट डेट कंफर्म नहीं की है। मस्क ने कहा कि आज उनकी गर्दन और अपर बैक की एमआरआई होनी है। इसके बाद सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए इस हफ्ते के आखिर तक वो डेट की जानकारी देंगे। मस्क ने ये भी कहा कि अगर लड़ाई छोटी रही तो मैं जीत सकता हूँ। मेरा वजन 300 पाउंड यानी 136 किलो है।
इससे पहले रविवार को मस्क ने कहा था कि ये फाइट प्लेटफॉर्म एक्स पर लाइव स्ट्रीम होगी। इससे होने वाली इनकम बुजुर्गों को दान करेंगे। इस पर जुकरबर्ग ने कहा, क्या हमें ज्यादा रिलायबल यानी विश्वसनीय प्लेटफॉर्म का यूज नहीं करना चाहिए जो वास्तव में दान के लिए पैसे जुटा सके। जुजुत्सु अनआर्म्ड कॉम्बैट और फिजिकल ट्रेनिंग की जापानी तकनीक है। कैज फाइट में दो फाइटर एक पिंजरे के भीतर लड़ते हैं। फाइटर कई फाइटिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। इसमें मार्शल आर्ट्स के मिक्स्ड टाइप जैसे बॉक्सिंग, कुश्ती, जूडो, जुजुत्सु, कराटे, मुay थाई जैसी तकनीकों का इस्तेमाल होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी। पेटीएम के फाउंडर और सीईओ विजय शेखर शर्मा से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसके बाद वो फिनटेक के सबसे बड़े शेयरधारक बन जाएंगे। तो कौन सी है वो डील, आइए जानते हैं। पेटीएम के फाउंडर और सीईओ विजय शेखर शर्मा ने ऑफ मार्केट ट्रांसफर के जरिए एंडफिन होल्डिंग्स बीवी से पेटीएम में 10.30% हिस्सेदारी खरीदने के लिए एक समझौता किया है। डील पूरी होने के बाद पेटीएम में विजय शेखर शर्मा की हिस्सेदारी बढ़कर 19.42% हो जाएगी और वो फिनटेक फर्म में सबसे बड़े शेयरधारक बन जाएंगे। दूसरी ओर पेटीएम में एंडफिन की हिस्सेदारी घटकर 13.5% रह जाएगी। पेटीएम के आखिर क्लोजिंग प्राइस 796.6 रुपए प्रति शेयर के अनुसार एंडफिन और विजय शेखर शर्मा के बीच हिस्सेदारी के लिए होने वाली डील की वैल्यू $628 मिलियन है। विजय शर्मा की 100% स्वामित्व वाली विदेशी यूनिट रेजिलियंट एसेट मैनेजमेंट यह अधिग्रहण करेगी। इस डील की खबर आने के बाद पेटीएम के शेयर रॉकेट की रफ्तार से भागे हैं। कारोबार में पेटीएम के शेयरों 12% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। पेटीएम के शेयर 865 रुपए पर ओपन हुए और 887.70 रुपए के हाई लेवल तक पहुंचे। डील के बाद पेटीएम के प्रबंधन या नियंत्रण में कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि विजय शेखर शर्मा प्रबंध निर्देशक और सीईओ के रूप में बने रहेंगे और मौजूदा बोर्ड वैसे ही जारी रहेगा। ब्यूरो। क्या आने वाले वक्त में रोबोट्स महिलाएं पुरुषों के वर्चस्व वाली व्यवस्था को बदल देंगी? हॉलीवुड की फिल्मों और साइंस फिक्शन की किताबों में लंबे वक्त से ऐसी आशंका जताई जा रही थी, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से ये आशंका हकीकत बनती जा रही है। क्या है एआई से चलन वाले रोबोट का सच? इलाज, पेंटिंग, सिंगिंग, एक्टिंग और न्यूज रीडिंग तक के लिए एआई से चलने वाले रोबोट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरी ओर रोबोट्स इंसानी सभ्यता पर अपनी पकड़ तेज करने जा रहे हैं, लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है। आमतौर पर पुरुष प्रधान मानी जाने वाली इंसानी सभ्यता है, लेकिन रोबोट्स की दुनिया में फीमेल रोबोट्स का ही दबदबा है। मौजूदा वक्त में दुनिया के टॉप ह्यूमनॉइड रोबोट्स में सभी फीमेल रोबोट ही है। इसीलिए माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में रोबोट महिला पुरुषों के वर्चस्व वाली व्यवस्था को बदल देगी। दूसरी ओर ये फीमेल रोबोट्स महिलाओं के अस्तित्व को भी चुनौती दे रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2050 तक ये फीमेल रोबोट्स पुरुषों के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप रखने लगेंगी। इस वक्त तक इनके बीच शादियां भी हो सकती है। पिछले महीने जेनेवा के यूएन हेडक्वार्टर में दुनिया की सबसे मॉडर्न और पावरफुल रोबोट्स की मीटिंग बुलाई गई। खास बात यह रही कि इस सम्मेलन में सिर्फ फीमेल रोबोट्स ने भाग लिया। फिलहाल फीमेल ह्यूमनॉइड रोबोट इंसानों के रोजगार और पुरुषों के वर्चस्व को चुनौती दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट। कपिल सिब्बल ने जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की गैर मौजूदगी में आर्टिकल 370 को निरस्त करने की शक्तियों को लेकर सवाल उठाया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या टिप्पणी की, आइए जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। इस दौरान मंगलवार 8 अगस्त को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को निरस्त करने पर ब्रेक्जिट जैसे जनमत संग्रह का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि कोर्ट इस सवाल से जूझ रहा है कि क्या इसे निरस्त करना संवैधानिक रूप से वैध था या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत एक संवैधानिक लोकतंत्र है, जहां इसके रहने वालों की इच्छा केवल स्थापित संस्थानों के जरिए ही सुनिश्चित की जा सकती है।
ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से अलग होने को ब्रेक्जिट कहा जाता है। ब्रिटेन का यूरोपीय संघ से बाहर निकलना राष्ट्रवादी उत्साह में बढ़ोतरी, मुश्किल इमिग्रेशन नियमों और संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था के चलते हुआ। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ की ये टिप्पणी सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल की उस दलील के बाद आई जिसमें कहा गया कि संविधान के आर्टिकल 370 को निरस्त करना ब्रेक्जिट की तरह ही एक राजनीतिक कदम था, जहां ब्रिटिश नागरिकों की राय जनमत संग्रह से ली गई थी। ब्यूरो आयुष्मान भारत योजना पर सीजेजी रिपोर्ट में कैग रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। एक ही मोबाइल नंबर पर लाखों लोगों का रजिस्ट्रेशन, किसने की गोलमाल, आइए जानते हैं। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी सीएजी की एक रिपोर्ट में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पीएमजेवाई को लेकर चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, जिसमें बताया गया है कि इस योजना के करीब 7.5 लाख लाभार्थी एक ही मोबाइल नंबर पर रजिस्टर्ड है। लोकसभा में पेश आयुष्मान भारत योजना के ऑडिट पर अपनी रिपोर्ट में सीएजी ने ये चौंकाने वाली जानकारी दी। खास बात यह है कि जिस मोबाइल नंबर से ये करीब 7.5 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन किया गया था, वो नंबर भी गलत था, यानी उस नंबर का कोई भी सिम कार्ड नहीं है। बीआईएस के डेटाबेस के एनालिसिस से इतनी बड़ी संख्या में फर्जी रजिस्ट्रेशन का खुलासा हुआ। ऐसा ही एक दूसरे मामले का भी रिपोर्ट में जिक्र किया गया है, जिसमें बताया गया है कि करीब 1,39,300 लोग एक दूसरे नंबर 8 के 10 आंकड़ों से जुड़े हुए हैं। वहीं 96,046 अन्य लोग 9000000 नंबर से जुड़े हुए हैं। बीआईएस डेटाबेस के विश्लेषण के बाद पता लगा कि हजारों लोगों का नाम एक ही नंबर पर रजिस्टर है। वहीं ज्यादातर नंबर अपने मन से डाल दिए गए हैं, यानी उन नंबर का कोई सिम कार्ड ही नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में असिस्टेंट इंजीनियर के बाद अब रिटायर्ड स्टोर कीपर करोड़ों का मालिक निकला है। दरअसल लोकायुक्त को आय से अधिक संपत्ति की शिकायत मिली थी। इसके बाद टीम ने छापा मारा। 45,000 की सैलरी में कैसे बना 10 करोड़ का मालिक। मध्य प्रदेश में स्टोर कीपर के पद के रिटायर्ड कर्मचारी के भोपाल विदिशा के ठिकाने पर लोकायुक्त ने छापा मारा। इस दौरान करीब 10 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति मिली। लोकायुक्त एसपी ने बताया कि अशफाक अली लटेरी का रहने वाला है। वह राजगढ़ के जिला अस्पताल में स्टोर कीपर था। लोकायुक्त एसपी का कहना है कि स्टोर कीपर अशफाक अली का जब रिटायरमेंट हुआ था तब सैलरी करीब 45,000 रुपए थी। इसके बाद जब टीम ने छापेमारी की और जो संपत्तियां मिली वो कई गुना ज्यादा है। अशफाक अली लटेरी में 14,000 स्क्वायर फीट में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर रहा था। इसके अलावा वहां 3 मंजिला बिल्डिंग में स्कूल चला रहा है। छापेमारी में अशफाक अली के घर से करीब 46 लाख के जवेरात और करीब 20 लाख की नकदी मिली। कैश को गिनने के लिए मशीन मंगवानी पड़ी। बता दें कि इससे पहले भोपाल में मई महीने में लोकायुक्त ने छापा मारकर पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन की प्रभारी असिस्टेंट इंजीनियर हेमा मीणा की संपत्ति का खुलासा किया था। टीम ने भोपाल के अलावा रायसेन और विदिशा में स्थित ठिकानों पर छापा मारा था। इसमें इंजीनियरिंग हेमा मीणा की तकरीबन 7 करोड़ की संपत्ति मिली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटी। अधिक मास की परमा एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दिन भक्तों को पूजा का पूरा फल मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। कब है परमा एकादशी, कैसे विष्णु घर पाएंगे भगवान पुरुषोत्तम की पूजा। अधिक मास की दूसरी एकादशी 12 अगस्त दिन शनिवार को मनाई जाएगी। इसे कमला एकादशी या पुरुषोत्तमी एकादशी भी कहते हैं। इन दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से दुर्लभ सिद्धियां भी प्राप्त होती है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए इस व्रत को बहुत उत्तम माना जाता है। परम एकादशी के लिए पुण्य का फल कई गुना अधिक होता है। पुण्य में परमा एकादशी का फल अश्वमेघ यज्ञ के समान गिना गया है। अधिक मास की परमा एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दिन भक्तों को पूजा का पूरा फल मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत करने से घर में सौभाग्य और समृद्धि आती है। परम एकादशी को कठिन व्रतों में से एक माना गया है। कई लोग इस व्रत को निर्जला भी रखते हैं, तो कुछ लोग केवल भगवत चरणामृत लेते हैं।
कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इस दिन व्रत और पूजा करता है उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के साथ भगवान शिव की पूजा भी की जाती है।